गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर इसमें हम पेपर सेकेंड रीड कर रहे थे एनिमल फिजियोलॉजी। तो इसमें देखो हमारा टॉपिक चल रहा था कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो इसमें हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा है तो प्लाज्मा के आज हम पढ़ेंगे इसके कार्य। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रक्त का हल्के पीले रंग का स्वच्छ और निर्जीव आधारी तरल होता है ग्राउंड फ्लूइड, और रक्त का लगभग 5% भाग होता है वो प्लाज्मा से मिलके बना होता है। तो प्लाज्मा के जो कार्बनिक घटक है उसके अंदर देखो मुख्य रूप से इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। इसके अलावा इसके अंदर यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, अमोनिया एक्सेट्रा ये सब भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अकार्बनिक घटक है इसमें, तो इसमें हमने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एक्सेट्रा इनके आयन्स के रूप में अकार्बनिक घटक प्लाज्मा प्रोटीन में पाए जाते हैं। यानी प्लाज्मा के अंदर ये जो घटक है ये सब उपस्थित रहते हैं। एक तो इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर हमने एल्बुमिन, ग्लोब्यूटिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन इनके बारे में पढ़ा था। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन के अलावा यानी उसको अलग करने के बाद जो शेष पदार्थ बचता है उसको सीरम कहा जाता है। यानी सीरम किसको कहते हैं? प्लाज्मा के अंदर देखो जो पदार्थ पाए जाते हैं उनमें से फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है उसको अलग करने के बाद, उसको निकाल देने के बाद ये सब बचा हुआ जो पदार्थ वो सीरम कहलाता है। और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन इनके बारे में पढ़ा था कि यकृत द्वारा उत्पन्न होती है और रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो हम प्लाज्मा के अंदर क्या पढ़ेंगे? इसके फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शंस या कार्य। तो देखो प्लाज्मा प्रोटीन्स के निम्न कार्य होते हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं। फर्स्ट इज क्या? फंक्शन यानी कार्य। क्या क्या कार्य होता है? तो फर्स्ट है ये रुधिर में ओनकोटिक दाब उत्पन्न करते हैं। रुधिर के अंदर ओनकोटिक दाब ही उत्पन्न करते हैं जिसका मान 30 mmHg होता है। ये रुधिर के अंदर प्लाज्मा है ना, कौन सा दाब उत्पन्न करते हैं? ओनकोटिक दाब। और इसका जो मान होता है इस दाब का वो होता है प्रति 30 mmHg। ये इसका दाब का मान होता है। और इससे रक्त एवं ऊतकों के मध्य जल का आदान प्रदान होता है। इससे प्लाज्मा से रक्त और ऊतक उनके मध्य जल का आदान प्रदान, जल यानी वाटर का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान। सेकेंड, प्रोटीन्स उभयधर्मी प्रकृति की होती है। जो प्रोटीन्स है वह उभयधर्मी प्रकृति की होती है। हम प्लाज्मा प्रोटीन्स के कार्य पढ़ रहे हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स एक तो ओनकोटिक दाब उत्पन्न करती है, सेकंड जल का आदान प्रदान करती है और उभयधर्मी प्रकृति की होती है जिससे यह रुधिर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखती है। उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होती है और रुधिर के अंदर अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखती है। उभयधर्मी प्रकृति होने के कारण रुधिर में अम्ल
क्षार संतुलन बनाए रखती है, अम्ल क्षार का संतुलन बना के रखती है। थर्ड है प्लाज्मा प्रोटीन्स एवं रुधिर को विस्कासता प्रदान करती है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा यह है प्रोटीन और रुधिर को, प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है उसको एवं रुधिर को विस्कासता प्रदान करती है, विस्कोसिटी प्रदान करती है। रुधिर को विस्कासिता या विस्कोसिटी प्रदान करती है। फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन रुधिर के स्कंदन में मदद करती है। देखो प्लाज्मा के अंदर अभी हमने जो प्रोटीन्स पढ़े थे उसके अंदर जो फाइब्रिनोजन है और प्रोथ्रोम्बिन है, ये क्या करते हैं, ये रुधिर का थक्का बनाते हैं। यानी फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन और जो प्रोथ्रोम्बिन है यह प्रोथ्रोम्बिन रुधिर का थक्का यानी रुधिर के स्कंदन यानी क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में या रुधिर के क्लॉटिंग में या स्कंदन में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग या स्कंदन में हेल्प करते हैं, स्कंदन में मदद करते हैं। तो देखो ये जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, अगर इनकी ब्लड में कमी हो जाती है किसी कारणवश तो रुधिर का थक्का है वो नहीं बन पाता है और रक्त लगातार बहता रहता है। तो अगर ये दोनों प्रोटीन न हो शरीर के अंदर तो चोट लगने पे रक्त का जो बहाव है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि रक्त का थक्का है वो इन दोनों की वजह से ही, इन दोनों की क्रिया से ही बनता है। अल्फा एवं बीटा ग्लोबुलिन हार्मोन्स एवं कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे आयोडीन, ताम्र, कॉपर, लौह यानी आयरन एवं कार्टिसोन इत्यादि के संवहन में मदद करते हैं। देखो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन्स पदार्थों के संवहन में, जैसे कि कॉपर, आयरन, लौह, ताम्र और कार्टिसोन और कुछ हार्मोन्स, इनके अभिगमन में, परिवहन में इनको अपने साथ लेके जाते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसमें भी हेल्प करते हैं। तो इसमें लिखेंगे अल्फा एवं बीटा, अल्फा एवं बीटा ग्लोबुलिन्स अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन्स एवं अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन्स ये क्या करते हैं, हार्मोन्स और कुछ तत्व हैं उनका परिवहन करते हैं। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, हार्मोन्स और हार्मोन्स व अन्य
परिवहन करना, तो ये परिवहन का कार्य करते हैं। परिवहन या संवहन के अंदर मदद करते हैं, या हम संवहन भी लिख सकते हैं, संवहन या परिवहन करते हैं, यानी साथ साथ लेके जाते हैं। संवहन यानी जहाँ जाते हैं वहाँ इनको भी साथ ले जाते हैं, अन्य पदार्थों को, हार्मोन्स को, तो वो परिवहन करना ही हो जाता है, तो संवहन करते हैं। और आगे है इसमें गामा ग्लोबुलिन रुधिर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। रुधिर के अंदर देखो अल्फा और बीटा तो संवहन का काम करते हैं, जबकि जो गामा ग्लोबुलिन है, उसके प्रकार है ये गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, ये जो गामा ग्लोबुलिन है यह रुधिर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ब्लड में या रुधिर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। जिससे क्या होता है? एंटीबॉडी है, जीवाणु है, कोई हानिकारक जीवाणु जो बैक्टीरिया है उनके खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करती है, तो रोग प्रतिरोधकता यानी रोगों से, रोग के जो रोगाणु है उनसे उनकी प्रतिरोधकता उत्पन्न करती है, उनसे यानी उनसे होने वाली जो बीमारियां हैं उससे शरीर को बचाती है, तो रोग प्रतिरोधकता की क्षमता ये गामा ग्लोबुलिन उत्पन्न करती है। अब इसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज, तो प्लाज्मा के अंदर देखो लगभग 1.0% ग्लूकोज पाया जाता है। अब हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे इसमें। प्लाज्मा के अंदर हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, उसके कार्य पढ़े। अब प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज, प्लाज्मा जो ग्लूकोज पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रुधिर ग्लूकोज, प्लाज्मा के अंदर अगला टॉपिक है रुधिर ग्लूकोज, इसमें ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज या रुधिर ग्लूकोज। प्लाज्मा में लगभग 1.0% ग्लूकोज पाया जाता है। लगभग देखो 1.0 या 1% ही कह सकते हैं इसको, 1% ग्लूकोज की मात्रा प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, परंतु इसकी सांद्रता 0.080 से 0.14% तक बदलती रहती है। कम सांद्रताओं में कुछ अन्य सरल शर्कराएं भी रक्त में उपस्थित होती है। मस्तिष्क की कुल तंत्रिका कोशिकाएं ग्लूकोज की सांद्रता के प्रति विशेष संवेदनशील होती है। मस्तिष्क के अंदर देखो कुछ तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, यानी नर्व सेल्स पाई जाती है, नर्व सेल्स या तंत्रिका कोशिकाएं, ये ग्लूकोज के प्रति संवेदनशील रहती है, इसकी सांद्रता के प्रति विशेष संवेदनशील होती है। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर 0.04% से कम हो जाता है तो अनैच्छिक पेशी संकुचन ऐंठन होने लगते हैं तथा अंत में मृत्यु हो जाती है। यानी जब रक्त के अंदर ग्लूकोज का स्तर
ग्लूकोज का स्तर 0.04% ये इससे कम होने लगता है तो पेशी अनैच्छिक पेशी संकुचन यानी अनैच्छिक रूप से जो पेशियां काम करती है यानी जो लगातार पेशियां जिन पे नियंत्रण नहीं होता है हमारा यानी इनवॉल्यूंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है उनका ऐंठन होने लगता है यानी उनका कन्वेंशन होने लगता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अगर 0.04% से कम हो जाती है तो क्या होता है अनैच्छिक पेशी संकुचन होता है ऐंठन होता है और अंत में क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। कम होने पर अनैच्छिक पेशी संकुचन होता है और उससे अंत में मृत्यु हो जाती है। अनैच्छिक पेशी संकुचन होता है और इसके अलावा ऐंठन भी होता है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज की मात्रा रक्त में 0.4% से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड रक्त के कार्य। हमने कंपोजिशन पढ़ा ब्लड का, अब हम रक्त के कार्य पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ ब्लड रक्त के कार्य। Functions of blood। फर्स्ट है रक्त के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो निम्नलिखित कार्यों में सबसे फर्स्ट कार्य है इसका गैसीय परिवहन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज यानी गैसीय परिवहन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज गैसों का परिवहन। तो देखो लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की सहायता से श्वसन अंगों यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है और उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी द्वारा उत्पन्न CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर श्वसन अंगों तक पहुंचाता है जहां से यह उच्च श्वसन या एक्सपीरेशन द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो देखो इस तरह से गैसों का परिवहन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने जब फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था तब हमने हीमोग्लोबिन का कार्य था वो पढ़ा था इसमें। तो श्वसन होता है उसके अंदर ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो क्या करता है गैसों का परिवहन करता है। तो रक्त है इसका मुख्य कार्य है गैसों का परिवहन। जब श्वसन करते हैं यानी रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस है उसका हीमोग्लोबिन के साथ बंध बनता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन द्वारा यानी हीमोग्लोबिन होता है रक्त में तो रक्त के प्रवाह के साथ प्रत्येक कोशिका के अंदर ले जाई जाती है यानी शरीर है उसकी प्रत्येक कोशिका में ऑक्सी हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। वहाँ पे
कोशिकाएं इस ऑक्सीजन का यूज करती है, और जब यूज करती है तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में CO2 बनती है, और इस CO2 को वापस कोशिकाओं से वापस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तक इस हीमोग्लोबिन द्वारा ही लाया जाता है। तो इस प्रकार से गैसों का परिवहन वो रक्त के द्वारा किया जाता है। तो ये इसका महत्वपूर्ण गुण है। सेकेंड है इसमें, सेकेंड कार्य है इसका पोषक पदार्थों का वहन। पोषक पदार्थों का वहन, पोषक पदार्थों का वहन, इसमें है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थों का वहन। पोषक पदार्थ होते हैं रक्त में, उससे देखो रक्त पचे हुए एवं अवशोषित पदार्थों को आहार नाल से प्राप्त कर पहले यकृत में फिर आवश्यकतानुसार प्रत्येक कोशिका में लेकर जाने का कार्य करता है। कोशिकाओं में इन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो देखो रक्त है, उसके अंदर जो पचे हुए यानी जो डाइजेस्टेड पदार्थ होते हैं उनसे क्या करता है, ये उन पदार्थों को ये लेता है और उनको अवशोषण करता है, यानी वो जो पदार्थ होते हैं जो आहार नाल से, आहार नाल में आहार नाल जो पदार्थ पोषक पदार्थ होते हैं, पचे हुए पदार्थ होते हैं, उनका अवशोषण करती है। तो आहार नाल से पचे हुए पदार्थ और अवशोषित किए हुए पदार्थों को लेता है। वहां से रक्त इन पदार्थों को लेके पहले तो यकृत यानी लीवर में जाता है, फिर वहां से लीवर में जाने के बाद आवश्यकता के अनुसार जिस कोशिका के अंदर पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है उसके अनुसार पोषक पदार्थों का वहन करता है, वहां तक पहुंचाता है। इस प्रकार से कोशिकाओं में पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। जो ये पदार्थ है रक्त परिवहन करता है पोषक पदार्थों का, कोशिकाओं में इसका ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से पोषक पदार्थों का वहन भी रक्त द्वारा किया जाता है। तो ये इसका सेकंड कार्य हो गया, पोषक पदार्थों का वहन। थर्ड है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो अन्य पदार्थों रक्त कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं से प्राप्त उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को इन स्थलों से उत्सर्जी अंग जैसे वृक्कों तक उत्सर्जन हेतु पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त है, कोशिकाओं के अंदर उपापचयी क्रियाओं से जो उत्सर्जी पदार्थ प्राप्त होते हैं जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को इन स्थलों से यानी इन जगहों से उत्सर्जी अंग जैसे कि वृक्कों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ब्लड के अंदर देखो उपापचयी क्रियाएं होती है, देखो कोशिकाएं होती है, वहां देखो पहले ब्लड है वो पोषक पदार्थों का वहन करता है, फिर उसके बाद वहां पे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया। इनका क्या करता है ब्लड इनको वापस से इन स्थलों से उत्सर्जी अंग जैसे कि किडनी वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ब्लड है इस प्रकार से उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी करता है। फोर इसमें अन्य पदार्थों का परिवहन, अन्य पदार्थों का परिवहन
सब्सटेंसेस, अन्य पदार्थों का परिवहन। तो देखो अन्य पदार्थों के रूप में रुधिर एंटीबॉडीज, एंजाइम्स एवं हार्मोन्स इत्यादि को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। अन्य पदार्थ के रूप के अंदर देखो एंटीबॉडीज, एंजाइम्स और हार्मोन्स किस किस का ये परिवहन करता है? एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज के अलावा हार्मोन्स और उसके अलावा ये है एंजाइम्स का परिवहन, यानी उनका अपने स्थान तक उनको पहुंचाने का कार्य करता है, यानी अन्य पदार्थों का भी परिवहन ये करता है, जैसे कि एंटीबॉडी, एंजाइम्स, हार्मोन्स। अब इसके अलावा दैहिक ताप का नियंत्रण, फिफ्थ है दैहिक ताप का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का कंट्रोल, दैहिक ताप का नियंत्रण। रुधिर का प्लाज्मा ऊष्मा उत्पन्न करने वाले अंगों को ऊष्मा की परिधीय भागों में ले जाकर ताप नियमन करता है। यानी रुधिर का जो प्लाज्मा होता है वह ऊष्मा उत्पन्न करने वाले अंगों को ऊष्मा को परिधीय भागों में जाकर, यानी ऊष्मा को कहाँ ले जाता है? परिधीय भागों में ले जाकर ताप का नियमन करता है। यानी जो अंग है रुधिर का प्लाज्मा ये क्या करता है? जो ऊष्मा उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं उनकी ऊष्मा को परिधीय भागों में ले जाता है और इस प्रकार से ताप का नियमन करता है। तो दैहिक ताप का नियंत्रण करता है, जो ऊष्मा उत्पन्न करने वाले जो अंग है उनसे ऊष्मा को ले जाता है वहां से, तो इस तरह से ऊष्मा का नियंत्रण होता है। फिर है रोगों से प्रतिरक्षा, रोगों से प्रतिरक्षा, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, रोगों से प्रतिरक्षा। रुधिर में उपस्थित श्वेताणु या डब्ल्यूबीसी शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को कोशिका क्षरण की क्रिया द्वारा भक्षण करके नष्ट कर देती है। रुधिर में जो डब्ल्यूबीसी होती है तो शरीर के अंदर जितने भी रोगाणु प्रवेश करते हैं, रोगों से प्रतिरक्षा, यानी रोगों से प्रतिरक्षा करने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, तो वो क्या करती हैं? शरीर में जो रोग कारक प्रवेश करते हैं उनको फेगोसाइटोसिस द्वारा, कोशिका भक्षण द्वारा उनको नष्ट कर देती है। और इसी प्रकार रुधिर में उपस्थित लिम्फोसाइट सेल्स वो भी एंटीबॉडी का निर्माण करती है जो शरीर में प्रवेश करने वाले एंटीजेंस को नष्ट कर देती है। इन दोनों क्रियाओं से शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, यानी डब्ल्यूबीसी और इसके अलावा रुधिर के अंदर जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है, देखो रोगों से प्रतिरक्षा में तो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और इसके अलावा लिम्फोसाइट्स। तो ये दोनों क्या करती है? शरीर से रोगाणु की रक्षा करती है और उसको प्रतिरक्षा प्रदान करती है। श्वेताणु होते हैं उसके अंदर अकणिका में श्वेताणु जो हमने पढ़े थे उसका टाइप है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो ये भी क्या है? डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फोसाइट्स भी ये है अकणिका में यानी अग्रेन्युलर। तो रोगों से प्रतिरक्षा करती है। इसके अलावा घाव का भराव यानी हीलिंग ऑफ वाउंड, आगे वाला वर्ग इसका घाव का भराव, घाव का
योगदान देता है। कौन? रुधिर टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करके। और श्वेताणु जैसे कि लिम्फोसाइट्स क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत, वृद्धि एवं विभाजन हेतु उत्तेजित करती है। कौन उत्तेजित करती है? लिम्फोसाइट उत्तेजित करती है ताकि शरीर के अंदर जो घाव है, चोटग्रस्त स्थान है, उसको ठीक कर सके। तो घाव का भराव यानी हीलिंग ऑफ वाउंड, हीलिंग ऑफ वाउंड। तो घाव को भरने के अंदर फिर अगला है इसमें आयनों की मात्रा का नियमन यानी मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस, यानी रुधिर दैहिक कोशिकाओं तथा कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतरालीय तरल के बीच आयनों की मात्रा को नियमित बनाए रखते हैं। तो आयनों की मात्रा का नियमन किया जाता है। आयनिक मात्रा का नियमन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस। सेकेंड है 9 है पीएच का नियमन। रुधिर की पीएच होती है, उसका नियमन या मेंटेनेंस या रेगुलेशन, पीएच का नियमन। तो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन्स उभयधर्मी प्रकृति की होती है, जिससे कि रुधिर के अंदर पीएच में होने वाले परिवर्तन को रोका जा सकता है। ये क्या करती है? जो प्रोटीन्स है, उभयधर्मी प्रोटीन्स, रुधिर इसकी उपस्थिति के कारण ही रुधिर एक उभय प्रतिरोधी तंत्र की तरह कार्य करता है। तो इस तरह से पीएच है वो बना रहता है, उसका नियमन बना रहता है। आगे वाला है इसमें स्कंदन यानी कोगुलेशन, यानी रुधिर में स्कंदन की क्षमता होती है। तो रुधिर की वजह से ही स्कंदन होता है, यानी क्लोटिंग होती है, यानी रुधिर में स्कंदन की क्षमता होती है, जिससे चोट लग जाने पर शरीर में रुधिर अधिक मात्रा में क्षतिग्रस्त युक्त भाग से बाहर नहीं निकल पाती है तथा प्राणी की मृत्यु नहीं होती है। यानी रुधिर से ही स्कंदन होता है, कोगुलेशन होता है, रक्त का थक्का बनता है। अगर चोट लग जाती है तो रुधिर है उसको शरीर से बाहर बहने से रोकता है। तो स्कंदन यानी रुधिर का एक प्रमुख गुण है रुधिर स्कंदन, जो कि हमने पढ़ा था। इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, वो इसको स्कंदन करने में, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा देखो इसके और भी कुछ कार्य है, जैसे कि जल संतुलन का नियमन, ऊष्मा का संवहन और रक्तचाप का नियमन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर और लस्सी का निर्माण, लिम्फ फॉर्मेशन, ये सब इसके कार्य है। तो इस प्रकार से हमारा जो रक्त के कार्य फंक्शंस ऑफ ब्लड था, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम